हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे शहजादा मूवी के पार्ट 2 को। अभी तक हमने इस मूवी में देखा कि बंटू को पता चल जाता है कि वाल्मीकि उसका बाप नहीं है और उसने धोखे से बंटू को उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया। अगर आपने अभी तक इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले जाकर उस मूवी को देख लें। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। वाल्मीकि बंटू से बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप पर हाथ उठाने की? जिस पर बंटू कहता है, तू मेरा बाप नहीं है वाल्मीकि। जिस पर वाल्मीकि बोलता है, वो नर्स पिछले 25 साल से कोमा में थी और आज वो अचानक से उठकर कुछ भी बोलेगी तो तू क्या उसे सच समझ लेगा? जिस पर बंटू बोलता है कि मैंने तो किसी नर्स के बारे में बात की ही नहीं, लेकिन तुमने खुद ही जल्दबाजी में आकर सारा सच कबूल कर लिया। बंटू वाल्मीकि से बोलता है, मैं जिंदल फैमिली का वारिस हूँ, हाँ या ना? जिस पर वाल्मीकि कहता है, हाँ, तू जिंदल फैमिली का ही असली वारिस है। बंटू कहता है, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा जो तूने मुझे पिछले 25 सालों से मेरे माँ बाप से दूर रखा? वाल्मीकि कहता है, मैं सिर्फ अपने बेटे को खुश देखना चाहता था। वाल्मीकि बंटू से बोलता है, तुम क्या सबको सच बता दोगे? प्लीज ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। जिस पर बंटू बोलता है, पागल है क्या? उन्हें सच बताकर मुझे क्या मिलेगा? पैसा, बंगला, गाड़ी, यही सभी चीजें ना। लेकिन ये सब चीजें तो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मुझे पता चल चुका है कि तू मेरा बाप नहीं है। बचपन से मैं इसी बात से परेशान था कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मेरा बाप मुझसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अब मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। तू जा मेरी तरफ से भाड़ में। अब मैं आजाद हूँ, मुझे मेरी फ्रीडम मिल चुकी है और ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए। बंटू वाल्मीकि से कहता है, तुझे देखकर मुझे पहले तुझसे चिढ़ होती थी लेकिन अब मुझे तुझ पर तरस आ रहा है क्योंकि तू अपने असली बेटे को बेटा बोल नहीं सकता और मैं अब तुझे अपना बाप मानूंगा नहीं और अब मेरा जिंदल हाउस वापस जाने का वक्त आ चुका है। ये कहकर बंटू वहां से चला जाता है। बंटू के नाना जी वाल्मीकि से कहते हैं, मैं तुम्हारे बेटे बंटू से मिलना चाहता हूँ, उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने रणदीप की जान बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दूसरी तरफ बंटू नोटिस करता है कि उसके माँ बाप की आपस में बोलचाल ठीक नहीं है। वो समझ जाता है कि जरूर उन दोनों के बीच में कोई नाराजगी चल रही है। राज के नाना जी उसे समझाते हैं कि तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम अब आ रहे हो उनसे मिलने के लिए। जिस पर राज कहता है कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। तो राज के नाना जी कहते हैं, तुम्हें घर और घर वालों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। बंटू देखता है कि उसके डैड रणदीप का खास आदमी ही उन्हें लूट रहा है। मतलब वो नोटिस कर लेता है कि उसके पेरेंट्स मुश्किल में हैं और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। फिर रणदीप जिंदल को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और वहाँ डॉक्टर राज के नाना जी से बोलता है कि इनके पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जिस लड़के ने इनकी जान बचाई थी आप उसे बुला लें, ये उसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जिस पर वाल्मीकि कहता है कि मेरे बेटे बंटू के यहाँ आने से रणदीप सर की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? डॉक्टर कहता है, आप मुझे मेरा काम मत सिखाएं, बस जो मैं कह रहा हूँ आप वो करें। जिस पर राज के नाना जी वाल्मीकि से कहते हैं कि अपने बेटे बंटू को बुलाओ। वाल्मीकि कहता है वो इस टाइम जॉब पर होगा। तो वो कहते हैं कि उसे जॉब और अच्छी सैलरी हम देंगे, बस तुम जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ पर बुलाओ। पहले तो वाल्मीकि कोशिश करता है उन्हें किसी तरह से मना करने की, लेकिन जब राज के नाना जी ज्यादा जोर डालते हैं तो वाल्मीकि को मजबूरन बंटू को कॉल करनी पड़ती है। बंटू वाल्मीकि को कॉल पर कहता है कि मैं तो पहले से ही घर के बाहर बैठा हूँ वाल्मीकि, जरा बाहर आकर तो देखो। वाल्मीकि बाहर आकर बंटू से कहता है कि ये जरूर तेरी ही कोई चाल है, आखिर तूने ऐसा क्या किया है कि वो डॉक्टर इतना बेचैन हो रहा है तुझे जिंदल हाउस में बुलाने के लिए? जिस पर बंटू कहता है, बेचैन तो होगा ही, मैंने उसका बच्चा जो किडनैप कर लिया है। उसके बाद बंटू वाल्मीकि से बोलता है, 25 साल से तू रोज अपने बेटे से मिल रहा है लेकिन आज 25 साल बाद मैं पहली बार अपने बाप से मिलूंगा। और उसके बाद बंटू अपने ही घर पहली बार एंटर होता है। हाउस में जाते ही बंटू को सबसे पहले डॉक्टर मिलता है जो उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है? जिस पर बंटू कहता है, रिलैक्स, वो बाहर आइसक्रीम शॉप पर बैठा तुम्हारा वेट कर रहा है। जिस पर बिना कोई देरी किए डॉक्टर भागता है अपने बच्चे की तरफ। राज के नाना जी बंटू से कहते हैं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खजाने की तरह हमसे इतने साल छुपा कर रखा, हमें पता ही नहीं था कि वाल्मीकि का इतना काबिल बेटा है। वो कहते हैं कि उस दिन तुमने सिर्फ मेरे दामाद को ही नहीं बल्कि पूरी जिंदल फैमिली की जान बचाई है और हमारी इज्जत, हमारे गरूर को बचाया है। वो कहते हैं आज से तुम इसी घर में रहोगे और हमारे लिए काम करोगे। जिस पर वाल्मीकि कहता है कि ये यहाँ पर रहकर क्या करेगा सर? तो राज के नाना जी कहते हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे साथ रहेगा बंटू, तुम्हें कोई मसला है वाल्मीकि? और ऐसे बोलकर वो वाल्मीकि को चुप करवा देते हैं। उसके बाद बंटू अपने घर को देखते हुए खुद से ही कहता है, आई कांट बिलीव दिस इज ऑल माइन। उसके बाद बंटू बारी बारी घर के सभी फैमिली मेंबर से मिलता है। राज के नाना जी बंटू से कहते हैं, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? जिस पर बंटू कहता है, एकदम जन्नत जैसा, लेकिन एक बात अच्छी नहीं है यहाँ पर, आप सब लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं है। तभी तो कोई बाहर से आकर जिंदल साहब पर हमला करके चला गया। फिर वो पूछता है, पुलिस ने कुछ बताया उन गुंडों के बारे में? तो राज के नाना जी कहते हैं,
छोड़ो, कौन मुंह लगे उन गुंडों के। जिस पर बंटू कहता है मैं तो मुंह लग सकता हूँ ना उनके, आए बड़ी गुंडों के साथ जरा हैंग आउट करके आए। जब बंटू और आदित्य जिंदल सारंग से मिलने के लिए जाते हैं तो सारंग का भाई आदित्य जिंदल पर हाथ उठा देता है, जिस पर बंटू गुस्से में आकर सारंग के भाई और उसके सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारता है और बोलता है कि माफी मांगो मेरे बड़ी से। फिर वो सारंग के भाई को वार्निंग देता है कि तुमने रणदीप सर को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, इस मैटर को यहीं खत्म कर दो। अगर ऐसा करोगे तो मेरे गुस्से से बच जाओगे। फिर जैसे ही बंटू और आदित्य जिंदल वहां से जाने लगते हैं तो वहां पर सारंग भी आ जाता है। बंटू सारंग को भी वार्न करता है और वहां से चला जाता है। रणदीप जिंदल बंटू को बुलाकर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। जिस पर बंटू कहता है आप मेरे लगते हैं ना। रणदीप जिंदल पूछता है क्या, जिस पर बंटू मजाक करते हुए बोलता है बॉस। फिर जैसे ही रणदीप जिंदल की नजर अपनी वाइफ पर पड़ती है तो वो सैड होकर बंटू से बोलता है जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई गैरों से नहीं बल्कि अपनों से लड़ी जाती है। आदित्य जिंदल बंटू को बताते हैं मेरी बेटी और दामाद ने पिछले 7 सालों से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की, हमारे घर में फैमिली इश्यूज हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं सब कुछ कैसे ठीक करूं। तभी वहां पर आदित्य जिंदल के बेटे और रणदीप जिंदल के साले आ जाते हैं। आदित्य जिंदल कहता है मैं अपने बेटों और अपने नवासे को बता भी दूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ ठीक कर सके। आदित्य जिंदल कहता है मैंने राज को कभी गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं, बस उसे जो जो बोलते जाओ वो चुप करके वैसा ही करता जाता है। मैं बस एक बार अपने नवासे राज को गुस्से से फटते हुए देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आराम से मर सकूंगा। जिस पर बंटू मजाक से बोलता है वो गुस्सा करेगा और बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है बड़ी। बंटू ऑफिस के बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था। वाल्मीकि कहता है कामकाज छोड़कर बीड़ी पी रहा है, मेरे बॉस लोग देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत मासूम लोग हैं। बंटू बोलता है हाँ, इतने मासूम कि तूने उनका बच्चा ही बदल दिया वाल्मीकि। बंटू कहता है वाल्मीकि आई एम द ओनर ऑफ दिस गार्डन बिल्डिंग एंड यू सो गेट आउट फ्रॉम हेयर, वरना सैलरी से तेरे पैसे काट लूंगा, चल निकल यहाँ से। और बहुत फनी वे में वाल्मीकि को वहां से भगा देता है। आदित्य जिंदल ऑफिस के एक्सपेंसेस को चेक करता है, जिस पर बंटू उसे बता देता है कि आपके दोनों बेटे ऑफिस के पैसे चुराते हैं और उन्होंने मुझे भी ऑफर करवाई कि हमारे साथ मिल जाओ। जिस पर आदित्य जिंदल अपने बेटों को मारकर वहां से भगा देता है। वो दोनों जाकर बंटू की शिकायत अपनी बहन यानी बंटू की मदर से करते हैं। वो बंटू से बोलती है मेरे भाइयों को पैसा लूटने की जरूरत नहीं, उन्हें हर महीने लाखों रुपया मिलता है। बंटू कहता है लाखों तो ये खड़े खड़े जुए में उड़ा देते हैं और जो थोड़ा सा पैसा बच भी जाए वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को खिला देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं समारा अपने डैड के साथ जिंदल हाउस आती है रणदीप जिंदल की हेल्थ का पूछने के लिए कि अब वो कैसे हैं। तभी वहां पर बंटू आ जाता है और समारा को उसके डैड के सामने ही हग कर लेता है और उनसे कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप हमारी शादी करवा दें पापा। जिस पर समारा के डैड गुस्से का इजहार करते हुए समारा को वहां से लेकर हाउस के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आता है। वो कहता है कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं रणदीप जिंदल साहब को सिक्योरिटी की जरूरत है कि नहीं। जिस पर बंटू इंस्पेक्टर से बोलता है जब तक मैं यहाँ हूँ उन्हें किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, और यही बोलकर वो उस इंस्पेक्टर को वहां से भगा देता है। बंटू एज अ ड्राइवर राज और समारा को बाहर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर समारा बंटू को बार बार कहती है कि वो राज को सब कुछ सच बता दे। जिस पर बंटू समारा को मना करता है, लेकिन राज भी उनकी बातें सुन लेता है और पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, मुझे सब कुछ सच बताओ। फिर समारा और बंटू राज को बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम तुम्हें ये बात बहुत पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन फिर रणदीप सर पर अटैक हो गया और हम बात नहीं कर सके। फिर बंटू और समारा राज को सॉरी बोलते हैं कि हमने तुम्हें हर्ट किया। जिस पर राज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। राज की ये बात सुनकर बंटू गुस्से में राज से कहता है यार तू क्या शख्स है, तेरी मंगेतर किसी और से प्यार करती है, तेरे पेरेंट्स ने कभी तेरी खुशी नहीं पूछी, बस लाड प्यार में तुझे बड़ा किया और कभी तुझे कोई मुश्किल नहीं देखने दी। तूने अपनी लाइफ में कोई भी हार्डवर्क नहीं किया, तुझे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता, कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। आखिर तू इंसान ही है ना या फिर कोई रोबोट है। बंटू की ये बातें सुनकर फाइनली राज को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर सीधा अपने घर जाता है और पूरी फैमिली को इकट्ठा करके वो गुस्से में सबको कहता है कि सबने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया कि मेरी खुद की कभी कोई पहचान बन ही नहीं पाई, मैं अपने तौर पर जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया और मुझ में कोई भी काबिलियत नहीं है, क्योंकि आप सबने शुरू से मुझे ऐसे ही रखा, कभी कोई तकलीफ कोई मुश्किल मुझे देखने ही नहीं दी। लेकिन अब बस मैं आपसे वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा और मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा, सेल्फ मेड मैन बनूंगा, वो भी अपने
अपने दम पर, और साथ ही साथ वो सबको बता देता है कि समारा और बंटू एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, क्योंकि समारा जब बंटू को पसंद करती है तो वो उसी से शादी करे। और ये सब कुछ बोलकर राज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये देखकर आदित्य जिंदल बहुत खुश होते हैं और रणदीप से बोलते हैं, फाइनली तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। वाल्मीकि बंटू से कहता है, मेरे बेटे का रिश्ता तुड़वा कर तू यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। बंटू कहता है, लड़की और घर पहले से ही दोनों मेरे थे, अगर मैंने सच बता दिया तो तेरे बेटे को लात मारकर यहाँ से निकाल देंगे। फिर बंटू वाल्मीकि से कहता है, बच्चा बदलू इंसान, चल निकल यहाँ से, और उसे फिर से वहाँ से भगा देता है। बंटू घर में सभी की हाथों की लकीरें पढ़ रहा था, तभी उसकी मदर आकर कहती हैं कि मेरे हाथों की लकीरें भी पढ़ो, जिस पर उसके नाना जी उसे मना करते हुए वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंटू बोल देता है कि आपका हाथ पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके चेहरे से पता चल रहा है। वो बता देता है कि आपके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक बार चीट किया था, मतलब रणदीप सर का किसी और औरत के साथ अफेयर था, और जब इस बात का पता आपको चला तो आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। बंटू ये बोल ही रहा था कि रणदीप जिंदल वहाँ पर आकर बंटू को थप्पड़ मार देता है और कहता है, जो बात पिछले 7 साल से इस घर में किसी ने नहीं की वो तूने कैसे कर दी। तो बंटू कहता है, कभी ना कभी किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना सर, और आपको भी हिम्मत करनी चाहिए। आप मैडम से बात करें और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगे, आप देखिएगा वो आपको माफ कर देंगी और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह। बंटू के समझाने पर रणदीप जिंदल सच में अपनी वाइफ से बात करता है और उससे माफी मांगता है अपनी की हुई गलती के लिए, और बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ, इसीलिए इतने साल मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया तुम्हारी आंखों में देखते हुए तुमसे माफी मांगने की, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। रणदीप को रोते हुए माफी मांगने पर उसकी वाइफ का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देती है, और आदित्य जिंदल खुशी से बंटू को बता देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली एक बार फिर से यूनाइट हो गई है। बंटू कहता है, कांग्रेचुलेशंस बडी, अब आप आराम से सो जाओ, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन जिंदल हाउस का सर्वेंट आता है और कहता है, जिंदल साहब ने तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट भेजा है और बोला है अगर तुम इसे पहनकर शाम की पार्टी में घर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिस पर बंटू वहां जाता है और पूरी फैमिली एक साथ पार्टी को एंजॉय करते हैं, और देखने से ऐसा लग रहा था कि वहां पर सभी लोग बंटू से बहुत खुश भी थे। फिर हम देखते हैं कि सारंग रणदीप जिंदल की वाइफ को किडनैप करने के लिए उसके घर आ जाता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, और रणदीप को कॉल करके बोलता है कि अगर तू अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहता है तो मेरे कार्गो पर लगे बैन को खत्म कर दो और 500 करोड़ के शेयर्स भी मेरे नाम कर दो, और अभी डॉक्यूमेंट्स को अपने बेटे राज को देकर मेरे पास अकेले भेजो, तभी मैं तुम्हारी वाइफ को आजाद करूंगा। राज कहता है, मैं अकेला वहां जाऊंगा अपनी मदर को बचाने के लिए, जिस पर वाल्मीकि, रणदीप और आदित्य जिंदल सभी उसे मना करते हैं कि वहां बहुत खतरा होगा, लेकिन राज उनकी एक भी नहीं सुनता और अपनी मदर को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। जब राज सारंग की बताई हुई जगह पर अपनी मदर को लेने के लिए जाता है तो उसे वहां पर बैठा एक शख्स बताता है कि हम लोग बहुत खुश थे कि आज हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे, और यही सोचकर हम सभी लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर कोई आया और हम सबको मार कर तुम्हारी मदर को लेकर अपने साथ चला गया। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वहां पर बंटू आया था। पहले तो बंटू वहां आते ही अपनी मदर को देखते हुए स्माइल करता है, उसके बाद वो बारी बारी सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारता है, और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा फाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें बंटू सभी गुंडों के साथ साथ सारंग और उसके भाई को भी बहुत बुरी तरह से मारता है। सारंग बंटू को अपने अम्ब्रेला पर लगे हुए चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू उसके ही अपने भाई को लग जाता है और सारंग का भाई वहीं पर मर जाता है, और बंटू अपनी मदर को वहां से सेफली घर वापस ले आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आदित्य जिंदल रणदीप जिंदल को सारा सच बता देता है। वो बताता है कि मैं जानता हूँ बंटू ही तुम्हारा बेटा है, और वो ये भी कहता है कि पहले मुझे लगा कि बंटू ये घर जायदाद लेने के लिए तुम्हें सब कुछ सच बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप और बाकी सभी घर वालों की फिक्र की, उन्हें मुश्किल से निकाला, और आज भी वो अपनी मदर को बचाने के लिए गया है। आदित्य जिंदल वाल्मीकि को बुलाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, उस दिन हॉस्पिटल में जब नर्स ने बंटू को सारा सच बताया तब मैंने भी सुन लिया था कि बंटू ही मेरा असली नवासा है। वो वाल्मीकि से कहता है, तुम इतना कैसे गिर सकते हो वाल्मीकि, क्या तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। बंटू कहता है, इसे माफ कर दे नाना जी, क्योंकि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये अपने असली बेटे को बेटा बोल ही नहीं सकता और मैं इसे कभी अपना बाप मानूंगा नहीं। वाल्मीकि भी रोते हुए माफी मांगता है कि ये सब मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए किया था, मुझे माफ कर दें सर। तभी वहाँ पर रणदीप जिंदल भी आ जाता है और रोते हुए आदित्य जिंदल से बोलता है, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा बेटा बिल्कुल बंटू जैसा होगा, देखें ये बंटू ही मेरा बेटा है। जिस पर बंटू रणदीप जिंदल
जिंदल को कहता है, सर प्लीज मत रोएं। लेकिन जैसे ही बंटू ये कहता है, मत रोएं पापा, तो रणदीप जिंदल खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेता है और फाइनली दोनों बाप बेटा मिल जाते हैं। उसके बाद रणदीप जिंदल बंटू से बोलता है, चलो मेरे साथ, हम सारा सच तुम्हारी माँ को बताते हैं। जिस पर बंटू उन्हें रोक देता है और बोलता है, नहीं, 25 साल पहले वाल्मीकि ने एक माँ को अपने बेटे से अलग किया था और आज अगर हमने उन्हें सच बता दिया तो फिर से एक माँ अपने बेटे से अलग हो जाएगी। वो कहता है कि मेरी माँ और राज का कोई कसूर नहीं, अगर सच्चाई उन्हें पता चल गई तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसा सब चल रहा है आप वैसा ही चलने दें डैड, और माँ को कुछ भी मत बताएं। बंटू की बात आदित्य जिंदल मान लेता है कि ठीक है, हम ये सच किसी को नहीं बताएंगे। तभी वहाँ पर बंटू की मदर और राज भी आ जाते हैं और बंटू की माँ उससे बोलती है, तुम हर तरह से मेरे बेटे से बेहतर हो। एक माँ के लिए ये बोलना नामुमकिन होता है कि उसके बेटे से बेहतर भी कोई है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोल सकती हूँ, क्योंकि ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे ही बेटे हो। और प्यार से बंटू को गले लगा लेती है और फिर राज भी बंटू को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी मदर की जान बचा ली। बंटू की मदर वाल्मीकि से कहती है, तुम्हें तो बहुत फख्र होगा अपने बेटे पर वाल्मीकि, और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, जैसे तुमने अपने बेटे बंटू को इतना बहादुर और समझदार बनाया है, अब वैसे ही तुम मेरे बेटे राज को बनाओ और उसे अपने पास अपने ही घर में रखो और उसे बिल्कुल बंटू की तरह ही बनाओ। और अब से बंटू ही इस घर को और बाकी सारे बिजनेस को भी देखेगा मेरे हस्बैंड रणदीप के साथ। फिर मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है वाल्मीकि बस स्टैंड पर बैठा बस का वेट कर रहा था। तभी वहां पर बंटू आता है और वाल्मीकि से कहता है, बस आई नहीं अभी तक, लगता है बस लेट है। और वाल्मीकि से बोलता है, बचपन में तूने डांट डांट कर मेरे कान पका दिए, लेकिन नींद भी तेरे पास ही आती थी, और तूने मुझे मार मार कर इतना ढीठ कर दिया कि अब मैं लोगों के हाथ पांव तोड़ने लगा। और मेरी यही पर्सनैलिटी मेरे नाना जी को इतनी पसंद आती है और मैं ऐसा बना तेरी वजह से वाल्मीकि। उन्होंने मुझे पैदा जरूर किया लेकिन मुझे बड़ा तूने किया है। वाल्मीकि कहता है, जिंदल खानदान का शहजादा स्कूटर पर घूम रहा है। जिस पर बंटू कहता है, ये स्कूटर मेरा नहीं तेरा है वाल्मीकि, और उसे स्कूटर की चाबी भी दे देता है। वाल्मीकि खुशी से अपने न्यू स्कूटर को देखता है और फिर उसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। बंटू उसके पीछे भागता है और बोलता है, मुझे भी ले जाओ, हमारा सेम एड्रेस है वाल्मीकि। और वाल्मीकि के पीछे बैठते ही बंटू वाल्मीकि से कहता है, चल वाल्मीकि, रास्ते में अंडे खाते हैं। जिस पर वाल्मीकि कहता है, कितने अंडे खाएगा, बस कर दे अब। और इसी मैसेज के साथ के बंटू ने वाल्मीकि को माफ कर दिया। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।